गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 12वीं इतिहास की चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे बंधुत्व तथा विवाह संबंधी नियमों को। जैसा कि पूर्व की अध्याय में, इसी अध्याय की पूर्व की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे महाभारत के महत्व के बारे में और महाभारत के लेखन और तिथियों के बारे में। आज इसी महाभारत के बारे में क्योंकि ये आरंभिक समाज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हुए लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तनों की चर्चा है ना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हुए समाज के परिवर्तनों की चर्चा कर रहे हैं महाभारत के संदर्भ में। तो इसी महाभारत के संदर्भ में आज बंधुत्व तथा विवाह के नियमों की चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे कि महाभारत के संदर्भ में परिवार की क्या व्याख्या होती थी, परिवार किस प्रकार से होते थे, परिवार का संचालन किस प्रकार से किया जाता था। जैसे कि इस प्रारंभिक समाज में मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य की प्रारंभिक समाज को नियमित रूप से संचालित करने के लिए ब्राह्मणों ने समाज के संचालन के लिए कुछ नियमों का निर्माण किए थे या कुछ नियमों का निर्धारण किए थे, और इन नियमों को पालन करना समाज के सफल संचालन के लिए ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक माना जाता है। और सभी व्यक्ति है ना, अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा समाज के लिए बनाए गए इन नियमों के पालन को किया जाता था, किंतु कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य या ऐसी स्थिति भी मिलती है जिनमें समाज द्वारा बनाए गए इन नियमों की अवहेलना होती है। तो आज की क्लास में हम लोग महाभारत के संदर्भ में इसी परिवार के है ना नियमों को बनाए गए थे ताकि समाज का सफल संचालन किया जा सके। तो कहां कहां पे इन नियमों के आदर्शों का पालन किया जाता था और कहां कहां पे इन नियमों का अवहेलना या उल्लंघन किया जाता था, इन्हीं चीजों को हम लोग आज की कक्षा में देखने वाले हैं। परिवार किसी भी समाज का क्या है, परिवार किसी भी समाज का एक आधार स्तंभ का निर्माण करता है। और आज के भी समाज में, प्राचीन काल के भी समाज से आज तक की समाज में परिवार की जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। विभिन्नताएं मतलब परिवार अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे परिवार की संख्या, प्रत्येक परिवारों में संख्या निश्चित नहीं होती, किसी परिवार में कम संख्या होती है तो किसी परिवार में अधिक संख्या होती है। ठीक है, इनके स्वरूपों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे संयुक्त परिवार मिलता है। प्राचीन काल में तो अक्सर परिवार कैसा होता था, संयुक्त और पितृसत्तात्मक होता था। तो परिवार संबंधी जो नियम हैं उनमें विभिन्नताएं आज भी देखने को मिलती है। और इसी विभिन्नताओं को है ना, परिवार की इसी विभिन्नताओं का चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से भी करने वाले हैं। जैसे कि परिवार में जो संबंध होते हैं, परिवार में जो संबंध होते हैं वो कैसा होता है, नैसर्गिक होता है। परिवार की जो संबंध होते हैं वो नैसर्गिक एवं रक्त संबंधी होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनके संबंध को नैसर्गिक मानते हैं। इसके साथ साथ जो इन परिवारों में और लोग रहते, जैसे चचेरे भाई बहन हो गए, ममोरे भाई बहन हो गए, है ना, पौत्र हो गए, और इन लोगों के बीच में भी संबंधों को स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो ऐसे संबंधों की विभिन्नताओं को भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बंधुत्व तथा विवाह संबंधी नियम, महाभारत के संबंध में परिवार की व्याख्या। परिवार कैसा होता था, महाभारत कालीन यदि कहें तो परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, और इस परिवार का संचालन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार से किया जाता था। और इसी परिवार के लोगों को है ना, परिवार के लोगों को जिन पे रक्त संबंध या नैसर्गिक होते थे, जैसे पति पत्नी, माता पिता, उनके पुत्र पुत्री, है ना, तो इनके संबंध को ही संबंधी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। परिवार क्या है, समाज की एक आधारभूत मुख्य इकाई है, और इसी परिवार के लोगों में या सदस्यों के जो संबंध होते हैं इसको संबंधी के नाम से हम लोग जानते हैं।
या टेक्निकल भाषा में यदि कहें तो इन्हीं संबंधियों को जाति के नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर हो गया? जाति क्या है? तो परिवार के लोगों की संबंध जो रक्त संबंधी और नैसर्गिक नियमों से बंधे होते हैं, इनको ही जाति के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है। इनके यदि हम स्वरूप की बात करें तो अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं कि महाभारत काल में परिवार का स्वरूप क्या था, कैसा था। इसी को हम लोग देखेंगे, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या देखते हैं? महाभारत काल में परिवार की व्याख्या कैसी चलती थी? पितृसत्तात्मक चलती थी। पितृसत्तात्मक क्या है? कि परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता है और उनका ही उस परिवार के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जैसे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए पारिवारिक नियमों का निर्माण करना, यज्ञ हवन अनुष्ठान करना, उनके कल्याण की सारी व्यवस्थाएं करना, ये सारी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया है ना या वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता था उनके कंधों पे होता था। इसके साथ साथ वहां का सारा अधिकार भी, उनके संपत्ति संबंधी अधिकार भी इनके हाथों में ही केंद्रित रहता था। तो पूरे अधिकार और पूरा कर्तव्य पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के हाथों में होता था, वो है परिवार का कोई मुखिया जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। और इस परिवार में परिवार का स्वरूप कैसा होता था? संयुक्त होता था। संयुक्त मतलब उस परिवार में माता पिता भाई बहन चाचा चाची चचेरे ममोरे भाई बहनों की एक विस्तृत फैमिली होती थी, जिसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत सारे अधिक होते थे या अधिक लोग इस परिवार में निवास करते थे। इसी को संयुक्त परिवार क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और इस परिवार के जो मुखिया होता था इसको कुलपति या गृहपति के नाम से जानते हैं। गृहपति या कुलपति क्या किसको कहते हैं? तो प्राचीन काल में जो परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार था। उस परिवार के मुखिया को, है ना, जो वयोवृद्ध होता था उनको कुलपति या गृहपति के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं महाभारत के संबंध में, परिवार की व्याख्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाभारत कालीन में जो परिवार थे या जो राजवंश थे, ये राजवंश पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श स्वरूप को मानते थे। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श स्वरूप को मानते थे, अर्थात पिता के मरने के बाद इनकी संपत्तियों को इनके बेटों पर बांट दिया जाता था। और राजवंशों में, राजाओं में जो पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उनको ही राजगद्दी या शासन दिया जाता था। इसी व्यवस्था को पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श स्वरूप के रूप से हम लोग जानते हैं। महाभारत काल में भी इसी व्यवस्था का क्या किया जाता था? अनुसरण किया जाता था। किंतु कहीं कहीं महाभारत काल में भी इस व्यवस्था का उल्लंघन देखने को मिलता है। आइए इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत काल, है ना, महाभारत के जो कथानायक है, मुख्य कथानायक महाभारत है, वो कौन से वंश से हैं? तो ये कुरु वंश के नाम से जानते हैं। महाभारत के जो प्रमुख पात्र है ना, कौरव और पांडव, ये किस वंश से संबंधित मानते हैं? तो ये कुरु वंश से संबंधित मानते हैं। और इसी कुरु वंश में परिवार के आदर्श व्यवस्था का पालन होते हुए भी दिखता है और कहीं कहीं पितृसत्तात्मक या पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्शों का अवहेलना होते हुए भी दिखता है। तो देखते हैं महाभारत के कथानायक में किस प्रकार से पितृवंशिक व्यवस्था का अनुसरण होता है, कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे इस व्यवस्था का उल्लंघन या अवहेलना भी होता है। तो देखते हैं, जैसे कि भारतवर्ष में एक भरत नाम का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था जो अखंड भारत के रूप में जिनका साम्राज्य चलता था, और उसका उत्तराधिकारी क्या हुआ? कुरु हुआ। उनका पुत्र क्या हुआ? कुरु हुआ। यहाँ पे भरत का जो ज्येष्ठ पुत्र कौन है? कुरु है। यहाँ पर भरत के मरने के बाद जो भारत का साम्राज्य है वो कुरु को प्राप्त हुआ। यहाँ पे पितृवंशिक व्यवस्था का क्या किया गया? पूर्ण रूप से अनुसरण किया गया। कुरु का पुत्र शांतनु था। कुरु का पुत्र कौन था? राजा शांतनु था।
कुरु के मरने के बाद राजा शांतनु बना। यहाँ पर भी पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श नियम का पालन करते हुए दिखाया गया है। किंतु यहाँ पे कुरु संतानों के बाद, क्योंकि संतानु की जो पहली पत्नी थी भगवती, उसका पुत्र था देवव्रत। शांतनु की पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ था उनका नाम था देवव्रत, जिसको हम लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। शांतनु का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कौन था? देवव्रत था, जिनकी प्रतिज्ञा की वजह से उनको भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। और शांतनु की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने प्रेम विवाह बाद में किया था, उनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था, उनको 2 पुत्र हुए। उसकी दूसरी पत्नी से उनको 2 पुत्र हुए, एक विचित्र वीर्य हुआ और एक चित्रांगद हुए। तो यहाँ पर पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श नियमों का उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे उल्लंघन होते दिखाई दे रहा है? संतानु का ज्येष्ठ पुत्र तो भीष्म पितामह था, तो कुरु वंश का क्या होना चाहिए था? भीष्म पितामह को राजा बनना चाहिए था। किंतु शांतनु ने भीष्म पितामह के स्थान पर विचित्र वीर्य को कुरु वंश का क्या बना दिया? राजा या सम्राट बना दिया। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श स्वरूप का अवहेलना होते हुए इस महाभारत के कथानायक में देखने को मिलता है। चलिए इसको आगे चलते हैं। विचित्र वीर्य के 2 पुत्र थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र जो ज्येष्ठ पुत्र था, और उनका जो छोटा पुत्र था उनका नाम था पांडु। यहां पर भी पितृवंशी व्यवस्था के आदर्शों का अवहेलना होते हुए दिखता है। कैसे दिखता है? विचित्र वीर्य के मरने के बाद नियमावली के अनुसार तो पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श के अनुसार से तो धृतराष्ट्र को ही राजा बनना था। क्यों राजा बनना था? क्योंकि धृतराष्ट्र उनका ज्येष्ठ पुत्र था, किंतु ये अंधे होने के कारण से, दिव्यांग होने के कारण से विचित्र वीर्य ने पांडु को, जो उनका छोटा पुत्र था, उनको कुरु वंश का क्या बना दिया? राजा या सम्राट नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर भी इसकी अवहेलना होते हुए दिखता है। जब पांडु राजा बना, है ना, जो विचित्र वीर्य का पुत्र था, तो पांडु की मृत्यु के बाद इनके जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर है, जो 5 पांडव है ना, महाभारत की कथा हम सब जानते हैं, जिसमें कौरव और पांडव के बीच इसी राज्य को प्राप्ति करने के लिए या शासन तंत्र को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुआ, 2 परिवारों के बीच युद्ध हुआ, और दोनों ही किस वंश के थे? भरत वंश या कुरु वंश के दोनों ही संबंधी थे, और दोनों के मध्य महाभारत का विशाल युद्ध हुआ है। तो यहाँ पर भी पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श नियमों का, जिससे समाज के सफल संचालन के लिए ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, उनका उल्लंघन होते हुए दिखता है। कैसे उल्लंघन होते हुए दिखता है? क्योंकि विचित्र वीर्य का छोटा पुत्र पांडु था। विचित्र वीर्य के मरने के बाद पांडु क्या बना? राजा बन गया। जब पांडु की मृत्यु हुई तो इस व्यवस्था के अनुसार युधिष्ठिर को कुरु वंश का क्या बनना चाहिए था? राजा बनना चाहिए था। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे पांडु के मरने के बाद, क्योंकि इनके 5 पांडव क्या थे? आयु कम थी, राजा बनने की जो आयु थी वो नहीं होने के कारण से इनके मरने के बाद धृतराष्ट्र को कुरु वंश का राजा बनाया गया। क्या बनाया गया? पांडु के मरने के बाद पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को कुरु वंश का राजा बनाया गया, और साथ में ये कहा गया जब पांडु के पुत्र क्या होंगे? राजा बनने के, युवराज बनने के योग्य हो जाएंगे, उसकी आयु हो जाएगी, तब इस कुरु वंश का राजा युधिष्ठिर को बना दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था के साथ धृतराष्ट्र को पांडु के मरने के बाद, है ना, महाराजा पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र को क्या बनाया गया था? महाराज बनाया गया था। किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों में इस बात की स्वीकार्यता नहीं थी। उन्होंने अपना तर्क दिया कि पितृवंशी व्यवस्था के अनुसार, है ना, विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र था, अतः धृतराष्ट्र को ही राजा जीवन पर्यंत बने रहना चाहिए था। इसलिए धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडु के पुत्रों की अधिकारों का हनन किया। क्या किया? धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों के अधिकारों का हनन किया, और इसी अधिकारों के हनन को महाभारत के महान युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा, है ना, यहाँ पे
इसकी अवहेलना, किसकी अवहेलना? पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श नियम जो ब्राह्मणों द्वारा समाज के सफल संचालन के लिए बनाया गया था, उनका उल्लंघन या अवहेलना होते हुए दिखता है। दोनों में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। दोनों में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध के बाद पांडु पुत्रों में क्या हुई? विजय हुई। और पांडु पुत्रों में विजय होने के बाद, क्योंकि पांडु का ज्येष्ठ पुत्र क्या है? युधिष्ठिर है, तो कुरुवंश का राज्य युधिष्ठिर को मिला। तो यहाँ पे पुनः इस पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श स्वरूप का पालन होते हुए दिखता है। ठीक है, यहाँ पे पालन होते हुए दिखता है, क्योंकि पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? युधिष्ठिर था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं 2 मिनट में इनको और रिवाइज करा देता हूं, आप लोग थोड़ा सा और देख लेना। महाभारत के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, महाभारत के संदर्भ में परिवार की व्याख्या। तो महाभारत में जो भरत नाम का राजा हुआ, उनका पुत्र हुआ कुरु, कुरु का पुत्र हुआ शांतनु, और शांतनु के 2 पुत्र हुए थे। एक तो पहले पत्नी से देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श नियमों के अनुसार देवव्रत को भीष्म पितामह को कुरुवंश का राजा बनना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इस व्यवस्था का उल्लंघन हुआ, है ना। और शांतनु ने किसको? विचित्रवीर्य को अपना युवराज या राजा घोषित किया या उत्तराधिकारी। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडु। यहाँ पर भी पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श नियमों का उल्लंघन होते दिखता है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र कौन सा? धृतराष्ट्र था, और पांडु उनका क्या था? छोटा पुत्र था। नियमानुसार, यदि इसके नियमानुसार देखें तो धृतराष्ट्र को राजा बनना था, किंतु विचित्रवीर्य ने पांडु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहाँ पर भी परिवार संबंधी जो व्याख्या किया गया, जो नियमावली बनाया गया है, उनका क्या हुआ है? यहाँ पर उल्लंघन होते हुए दिख रहा है। फिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हुआ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ही कुरुवंश का क्या बना? राजा बना। तो यहाँ पे पुनः इस पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श स्वरूप का पालन होते हुए दिख रहा है। तो कुल मिला के हम इसके निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि महाभारत काल में परिवार की जो आदर्श व्याख्या किया गया था, जो पितृवंशात्मक या पितृवंशी शासन प्रणाली था, है ना, और इसके आदर्शों का कहीं कहीं पे पालन होते हुए दिखता है, और कहीं कहीं पे इनके नियमों की अवहेलना होते हुए भी दिखता है। जैसे रक्त संबंधी नियमों पे कह सकते हैं, महाभारत की राजवंशों में कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग, आगे की कक्षा में हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके बारे में, विवाह के बारे में, महाभारत के संदर्भ में विवाह की प्रकार, उनकी श्रेणियों को। आशा करता हूं कि आज की कक्षा में बताई गई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।